क्या भाई। हेलो। हेलो। हेलो हेलो, माइक हेलो चेक। हेलो हेलो।
Hello and good morning. So good morning to all of you. थोड़ी सी देरी हो गई मुझे क्योंकि कुछ लोग मिलने आ गए थे, तो उनसे बातचीत करने के क्रम में थोड़ा समय लगा। मैं आ गया था टाइम पे ही। तो हम लोग लास्ट टॉपिक जो बात कर रहे थे वो ध्वनि की थी, राइट। और ध्वनि के संदर्भ में हमारी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टॉपिक शायद हमने यही पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड। और स्पीड ऑफ साउंड में हमने ये डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करेगी कि किस माध्यम में गति कितनी होगी, वो एक अपना माध्यम के हिसाब से निर्भर करता है। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड जो वेव है वो सॉलिड में तेजी से ट्रांसफ़र होगा, उसकी गति तीव्र होगी एज़ कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। हमने ये भी पढ़ा था कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, है ना। हालांकि अमूमन जब भी हम बात करते हैं तो हम साउंड को, हमारे लिए साउंड तो सॉलिड और लिक्विड से क्या आएगा, हमारे लिए साउंड तो आएगा किससे, हवा के माध्यम से, और हवा का माध्यम मतलब गैस का माध्यम है। तो पढ़ने लिखने के दृष्टिकोण से हम इस बात को पढ़ लेते हैं कि साउंड की जो स्पीड है, आप देख रहे हैं वो एयर में 330 एवरेज लिखा हुआ है, हीलियम में 965, वाटर में 1500, अगर लकड़ी में देखा जाए तो 2000, गोल्ड में देखा जाए तो 3240 और स्टील में देखा जाए तो लगभग 6000 मीटर प्रति सेकेंड, राइट। तो ये अलग अलग माध्यम में रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को जानना और समझना है कि हाँ भाई, गैस में सबसे कम, उससे थोड़ा तीव्र गति से किस में, आपके लिक्विड में, और उससे भी थोड़ा तीव्र गति से आपके सॉलिड में, है ना। और हमारे लिए सामान्य दशाओं में हम जब भी ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि की बात हमारे लिए होती है कि हवा में ध्वनि की गति। तो हवा में ध्वनि की गति तो पढ़ा ही है, 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। और हवा के अंदर दो ऐसे कारक हैं जिन कारकों पर ध्वनि की गति निर्भर हो सकती है। हवा मतलब वायुमंडल, तो वायुमंडल में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन वायुमंडल के दो कारक वेरिएबल हैं, बदलाव से गुजरते हैं। एक है वायुमंडल का तापमान, यानी हवा का तापमान। जब भी वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, जब भी हवा का तापमान बढ़ेगा, तो कणों के कंपन का मान बढ़ जाएगा। ऐसे भी तापमान देने पर, किसी भी वस्तु में तापमान बढ़ाने पर, राइट, किसी भी वस्तु में तापमान बढ़ाने पर कणों के कंपन का मान बढ़ जाता है। और जब कंपन का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, क्योंकि साउंड भी तो कंपन ही है। तो साउंड वेव जो है वो ट्रेवल करता है कंपन के रूप में, और अगर तापमान के कारण कंपन का मान बढ़ जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर वायु में आर्द्रता का मान बढ़ जाए तो आर्द्रता के मान बढ़ने से भी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्द्रता का मतलब हो गया कि जल की मात्रा बढ़ गई, सघनता बढ़ गई, आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि आपके समझने के लिए, हालांकि इसके नॉर्मल और एडवांस फिजिक्स में जाएंगे तो फिर इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हैं, वो फिर अलग लॉजिक है। लेकिन सवाल वही होता है ना, कि सवाल ये होता है कि 10th क्लास तक साइंस पढ़ा था, उसके बाद भी 5 साल का गैप हो गया, तो बात को अब बस समझ के आगे बढ़ना है ना। मैं जो बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये पूरी डेरिवेशन है, उसका एक फॉर्मूला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं उसको बताऊं तो क्लासरूम में जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं ठीक से वही समझ पाएंगे, बाकी किसी को समझ में कुछ आएगा नहीं। तो फिर हम ऐसे में क्या करते हैं, राइट, हम एक सरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि चलो भाई, तापमान बढ़ेगा, कंपन बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो चलिए
उसके बाद हमने ध्वनि की आवृत्ति की बात की थी और हमने कहा था कि अगर हम अलग अलग तरंगों की बात करते हैं, अलग अलग तरंगों की बात करते हैं, है ना, तो अलग अलग तरंगों की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। रेडियो वेव की आवृत्ति कुछ और है, माइक्रोवेव की कुछ और है ना, इंफ्रारेड की कुछ और है, अल्ट्रावायलेट की कुछ और है। लेकिन किसी भी तरंग की जो भी आवृत्ति है, राइट, किसी भी तरंग की जो भी आवृत्ति है, मान लो एक खास तरंग है और उसकी एक खास आवृत्ति है, तो आवृत्ति नहीं बदलती। मैंने जो बोला तो मेरे द्वारा बोले गए ध्वनि की एक खास आवृत्ति है और वो आवृत्ति पैदा हो रही है मेरे वोकल कॉर्ड से। तो एक खास आवृत्ति जो मेरे वोकल कॉर्ड से पैदा हो रही है, अब उस आवृत्ति को आप बदल नहीं पाएंगे। मेरी ध्वनि चाहे हवा में जाए, चाहे मेरी ध्वनि हवा से होता हुआ पानी के अंदर चला जाए जहां उसकी गति बढ़ जाए, या मेरी ध्वनि अब इस्पात के अंदर से गुजरे, तो आप देखेंगे हवा में इसकी स्पीड थी 332 मीटर पर सेकेंड, पानी में इसकी स्पीड हो गई लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड, है ना, आप कह सकते हैं, है ना, और इस्पात में इसकी स्पीड हो गई लगभग 6000 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी मेरे द्वारा पैदा किए गए ध्वनि के गति में परिवर्तन हुआ है वो आवृत्ति के कारण नहीं हुआ है, वो लैम्डा या वेवलेंथ के मान के बढ़ने के कारण हुआ है ना। तो ऐसे तो हम पढ़ते हैं, ऐसे तो हम पढ़ते ही हैं इस बात को कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ये भी सत्य है, लेकिन ये क्या है, विभिन्न तरंगों के संदर्भ में, है ना। तो विभिन्न तरंगों के संदर्भ में, जब हम ये किस संदर्भ में, विभिन्न तरंगों के संदर्भ में, जब हम रेडियो वेव की तुलना गामा रेज से करेंगे तो हम कहेंगे कि रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी तरंग दर बहुत कम होगी, और गामा रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत कम है इसलिए उसका तरंग दर, उसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगा। जिसके लिए क्या कहेंगे कि रेडियो वेव का तरंग दर बहुत ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी, और गामा रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम है तो उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो अलग अलग तरंगों के संदर्भ में, लेकिन किसी भी एक तरंग के संदर्भ में आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्पीड होगी दैट विल बी लैम्डा इनटू एन, और लैम्डा इनटू एन में क्या होगा, ये स्पीड में जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन इससे रिफ्लेक्ट होगा, और ये कभी नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, है ना। जैसे मान लीजिए रेडियो वेव है या साउंड वेव है, उसकी आवृत्ति का मान एक हमने पढ़ लिया तो वही आवृत्ति अब बनी रहेगी, माध्यम में जाने पे उसका स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन आवृत्ति वही रहेगी। जो लोग भी मिलना चाहते हैं 12 बजे आ सकते हैं, तो 12 बजे मैं पहुंच जाता हूं लगभग, तो 12 से लेके 12:15 के बीच में। बस ये ध्यान रखिएगा 12:15 में, जैसे आज लेट हो गया एक स्टूडेंट के कारण ही, और बेसिकली उनका भी दोष नहीं था, मैं ही लेट हो गया था, थोड़ा उनको समय दिया था लेकिन याद नहीं रहा मुझे, तो फिर मैं 12:15 तक अवेलेबल हूँ, है ना। एनीवे, आइए, तो ये बात हमने पढ़ी थी, और ये बात ध्वनि संबंधित सभी तरंगों पर लागू होता है, इस बात को भी हमने देखा था। अब आइए, एक टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पिच। तो पिच नाम का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं तारत्व। तो पिच या तारत्व, है ना। तो पिच और तारत्व किसे कहेंगे, तो पहली बात कि दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं। एक ध्वनि होती है हाई पिच, और एक दूसरी ध्वनि होती है जिसको कहते हैं लो पिच। तो हाई पिच एंड लो पिच, ये दो प्रकार की ध्वनियां हैं, राइट। हाई पिच उस ध्वनि को कहते हैं, आप साधारण तौर पे अगर हम अनुभव के आधार पे अगर देखा जाए, अनुभव के आधार पे देखा जाए, तो आप ध्वनि को सुनकर बता सकते हैं कि वो हाई पिच है या लो पिच है, सिंपल तरीके से, है ना। हाई पिच होता है जो तीक्ष्ण ध्वनि होती है, पतली सीटी, है ना, पतली सीटी, तीक्ष्ण ध्वनि,
जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी शादी के बैंड बाजे को देखें, शादियों में बैंड बाजे बजते हैं, तो बैंड बाजे में जो बड़ा वाला भोंपू होता है, भोंपू समझते हैं ना, बड़ा वाला, जो बड़ा वाला बाजा होता है, उससे जो आवाज़ निकलती है मोटी निकलती है, और मोटी आवाज़ हमेशा लो पिच होती है ना, हमेशा लो पिच होती है। और जो छोटे वाले यंत्र होते हैं, जो छोटे वाले फूंकने वाले बाजा होते हैं, उस छोटे वाले से बड़ी ही तीक्ष्ण आवाज़ निकलती है। तीक्ष्ण का मतलब हो गया कि बड़ी पतली सी आवाज़ निकलती है। तो जब भी आवाज़ पतली होगी उसको हम हाई पिच कहेंगे, है ना। तो जब भी हम हाई पिच कहते हैं, उच्च तारत्व कहते हैं, तो उच्च तारत्व का मतलब होता है पतली या तीक्ष्ण आवाज, ध्वनि कह सकते हैं, तो दैट इज हाई पिच। और अगर हम लो पिच कहते हैं तो मोटी अथवा भारी ध्वनि। जैसे हम सब देखते हैं अमिताभ बच्चन की ध्वनि बड़ी मोटी सी है, भारी सी है, बड़ा मैनली है, तो लो पिच है। लेकिन जया बच्चन को भी बोलते हुए देखा होगा आपने, पेपराजी से, फोटोग्राफर से जब डांटती हैं वो, तो बड़े ही तीक्ष्ण आवाज में डांटती हैं, तो वो उनकी आवाज जो है वह हाई पिच है ना, राइट। अमूमन इस बात को मान के चलें, आप इस बात को अच्छे से समझ के चलें कि पुरुषों की आवाज जो होती है, अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो आप लिख सकते हैं कि जो पुरुषों की आवाज होती है वो होती है लो पिच, और स्त्रियों की जो आवाज होगी वो होगी राइट। राइट, तो स्त्रियों की आवाज, मैंने स्त्रियों की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो स्त्रियों की आवाज जो होगी वो होगी हाई पिच, है ना। अब ये हाई पिच और लो पिच का लेना देना किससे है? एक और बात कह सकते हैं कि कोई भी वाद्य यंत्र हो, है ना, अगर छोटे वाद्य यंत्र है तो उसकी आवाज होगी हाई पिच, और अगर बड़े वाद्य यंत्र है तो उसको कहेंगे आप लो पिच। जैसे देखिए तबला, देखिए तो तबले में आप देखते हैं ना, दो प्रकार के तबले होते हैं, एक बड़ा वाला तबला और उसके बगल में रखा होता है एक छोटा वाला तबला। और बड़े वाले तबले पे अगर कोई प्रहार करे तो ढप की आवाज आती है, ढप ढप की आवाज आती है, तो ढप की मोटी आवाज आई तो वो है लो पिच। और जो छोटे वाले तबले हैं उस पर टन टन की आवाज आती है, टंकार सुनाई देती है, और जब भी टंकार सुनाई दे तो वो है हाई पिच। फिर आइए बारात में, तो किसी की शादी हो रही है और उसका बैंड बज रहा हो, मतलब शादी का बैंड बज रहा हो, तो आप देखेंगे आप कि वहाँ पे भी नगाड़े होते हैं, ढोलक होता है, ड्रम होता है, और एक बहुत बड़ा वाला ड्रम होता है। वो एक ड्रम होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और उस ड्रम पे इतना बड़ा होता है वो ड्रम कि उस ड्रम पे बैंड का नाम भी लिखा होता है, नाम पता सब लिखा होता है। उस बैंड पे जब प्रहार करता है तो बहुत मोटी आवाज़ निकलती है। वाद्य यंत्र जितना बड़ा होगा उसकी आवाज़ उतनी ही मोटी होगी, उसका पिच उतना ही लो होगा। लेकिन छोटा वाला जो नगाड़ा होता है, जिस नगाड़े की धुन पे लोग कूदते फानते हैं, उस नगाड़े का आकार छोटा है उस बड़े वाले ड्रम के मुकाबले, तो देखेंगे आवाज़ की टंकार बहुत तीव्र होती है, कानों को चुभने वाली, है कि नहीं। तो वो बात भी ध्यान रखिएगा। अगर बांसुरी है, फ्लूट है, और फ्लूट मोटा है और फ्लूट लंबा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसकी मोटाई अधिक है, तो उस फ्लूट से भी आवाज़ जो आएगी ना, वो आवाज़ आएगी थोड़ी मोटी। लेकिन अगर फ्लूट पतली है
और छोटी है तो उससे बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ आपको निकलती हुई सुनाई देगी। हम बचपन में सीटी बजाते थे, राइट। हम बचपन में सीटी बजाते थे और सीटी भी दो प्रकार के मिलते थे। एक सीटी जो छोटे आकार की होती थी और एक सीटी थोड़े बड़े आकार की होती है। आप देखेंगे जो सीटी बहुत छोटे आकार की है तो वाद्य यंत्र यानी कि उसका आकार छोटा है, तो आकार जब छोटा होगा तो आवाज़ तीक्ष्ण निकलेगी, कानों को चुभने वाली। और जब आकार सीटी का बड़ा होगा तो उसकी आवाज़ की भारीपन जो होगी वो बढ़ जाएगी। आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर पिच हाई हो और आवाज़ पतली निकलेगी, तीक्ष्ण निकलेगी, तो कानों को चुभेगा। जैसे कि बर्तन को खींचते हुए हैं या कुर्सी, कई बार क्लासरूम में आप कुर्सी आगे पीछे करते हो, कुर्सी को खींचते हो और कुर्सी का घर्षण जब ज़मीन से होता है तो बड़ी ही स्क्रीच की साउंड आती है। वो स्क्रीच की साउंड जो है वो हाई पिच साउंड है, वो तीक्ष्ण साउंड है। उसको सुन के कभी अच्छा नहीं होता, उसको सुन के बीपी बढ़ जाए इंसान का, कई लोग दांत वात पीसने लगते हैं। तो हाई पिच के साथ दिक्कत यह है कि हाई पिच को सुनने के बाद इंसान जो है वो बीपी बढ़ जाए, उसका गुस्सा ऐसे ही आने लगे। हालांकि इसका स्त्रियों की आवाज़ के साथ कोई संबंध मत निकाल लीजिएगा, है ना। स्त्रियों की आवाज़ हाई पिच होती है, तीक्ष्ण होती है, पतली होती है, बड़ा मारक होती है ना। कई बार कान को भेदने वाली होती है। लेकिन अब गुस्सा आए ना आए वो डिपेंड करता है कि स्त्री कौन सी है ना। इसको कोई कैलकुलेट करने की उस स्तर पे ज़रूरत नहीं है। और जो पुरुषों की आवाज़ होते हैं उनकी आवाज़ थोड़े भारी होते हैं। लेकिन जब हम शिशुओं की आवाज़ सुनते हैं, छोटे बच्चों की आवाज़ सुनते हैं, तो हम सब जब छोटे बच्चे थे, मैं पुरुष हूँ लेकिन इस समय मैं छोटा बच्चा भी था, तो मेरी आवाज़ उस समय हाई पिच ही थी। हम सब की आवाज़ बचपन में हाई पिच होती है। इसलिए बचपन में अगर आपके घर में कोई बच्चा हो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11-12 साल तक, तो अगर उसको आप फ़ोन पे सुनेंगे पहली बार तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लड़के की आवाज़ है या लड़की की आवाज़ है कि नहीं। फिर एक समय आता है जिसको कहते हैं प्यूबर्टी, जो आपने पढ़ रखी है। और प्यूबर्टी पढ़ने के बाद आपने देखा था कि हमारे शरीर में यानी कि मादा शरीर में और पुरुष के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। उस बदलाव में एक बदलाव ये भी होता है कि ये जो लैरिंग्स है जिसको आपने पढ़ा था, लैरिंग्स वाद्य यंत्र, ये पुरुषों में उसका आकार बड़ा हो जाता है। और जैसे ही इस पुरुष में उसका आकार बड़ा होगा वैसे ही पुरुषों की आवाज़ में भारीपन आ जाएगी और वो लो पिच हो जाएगा। महिलाओं में ये चीज़ जो है आप देखेंगे पुरुषों में ये चीज़ दिखती है, ये प्रोट्रूजन, ये जो उभार है वो पुरुषों में दिखता है, महिलाओं में नहीं दिखती, बच्चे में भी नहीं दिखता। इसके पीछे रीजन सिंपल है कि वाद्य यंत्र जितना छोटा होगा पिच उतनी ही हाई होगी, वाद्य यंत्र जितना बड़ा होगा पिच उतनी ही लो होगी। तो ये हमारा वाद्य यंत्र है। महिलाओं की वाद्य यंत्र उतनी ही छोटी रह गई, इसलिए उनके कंठ पे, उनके गले पे कोई उभार नहीं दिखता अमूमन। लेकिन पुरुषों में जो प्यूबर्टी होती है, जो उनका किशोरावस्था होता है, उस दौरान ये प्रकट होता है, इसकी आकार बढ़ जाती है। तो वाद्य यंत्र बड़ा हो गया तो पिच लो हो गई, और महिलाओं की वाद्य यंत्र छोटी ही रही तो आवाज हाई पिच, मारक, असरदार, है ना, एकदम कान को भेदने वाली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये भी बात हो गई क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि सबका कारक क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हाई पिच वॉइस जो होता है, हाई पिच वॉइस में एक बात देखिएगा कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और लो पिच वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कंपन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वॉइस अगर हाई पिच है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वॉइस अगर लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी कम है। क्लियर कट याद रखना है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच वॉइस, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच वॉइस। तो वॉइस जो होगा है ना वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसीज, है ना। क्लियर है।
तो ये पूरी बातें ध्यान रखिएगा। तो हाई पिच, लो पिच, हाई पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लो पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कंपन। अगर हम फ्रीक्वेंसी को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कंपन। अब इस बात को समझिए, वाद्य यंत्र जितना छोटा होगा, प्रहार के चलते उस पर कंपन उतनी ही ज़्यादा होगी, और कंपन जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए छोटे वाद्य यंत्र में हाई पिच साउंड निकलता है, जबकि बड़े वाद्य यंत्र में अगर हम प्रहार करेंगे तो इतना बड़ा है कि कंपनों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसको अगर कोई कहे कि भाई इसका मतलब क्या है, तो मतलब ही निकाल लो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कंपन अधिक, और इधर क्या है? कंपन कम। तो सारा मामला जो है वो कंपन से रिलेटेड है, ठीक है। लिख लिया आपने? लिख लीजिए। राइट। अब देखो, इसी चीज को एक डायग्राम के हेल्प से बताया गया है। देख रहे हो, वाद्य यंत्र बड़ा है, बड़ा वाला गिटार जो होता है ना, उसको बेस गिटार कहते हैं। और बेस गिटार में पिच जो होगा वो लो होगा, लो पिच है। और लो पिच है तो फ्रीक्वेंसी लो, लो पिच लो साउंड, है ना। और छोटा गिटार जो होगा उसकी पिच क्या होगी? ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच हाई साउंड। ठीक है, चलिए। तो एक बात और समझनी है कि मेरी आवाज आपकी आवाज से अलग कैसे है। वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम योर वॉइस। अगर हम सब अलग अलग बोलें तो हम सब की आवाज में अंतर तो है, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। हम सब की अलग अलग वॉइस क्वालिटी है, राइट। तो हम सब की अलग अलग वॉइस क्वालिटी क्यों है? क्योंकि हम सब की आवृत्ति अलग अलग है। जैसे कि हाथ की रेखाएं अलग अलग होती है, वैसे ही हमारे वोकल कॉर्ड का आकार प्रकार अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट लिखिए, लिखिए, ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि की गुणवत्ता आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुणवत्ता आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा। दो टर्म और हैं, है ना। दो शब्द और हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। एक शब्द है, बीच बीच से हम बांट के भी पढ़ सकते हैं, और उसको कहते हैं ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता। और दूसरा है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता, देयर आर टू टॉपिक। एक को कहते हैं लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड और वॉइस, और दूसरा है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वॉइस और साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ वॉइस और साउंड, लाउडनेस या इंटेंसिटी। पहली बात,
कि जो लाउडनेस है बड़ा कॉमन टर्म है। लाउडनेस की जो इकाई है, लाउडनेस की जो माप की जाती है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को लिखता हूँ, आप भी लिखेंगे। तो लाउडनेस की जो माप है, इसकी जो इकाई है वो है डेसिबल, दैट इज डेसिबल, है ना। इसकी इकाई है डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हो सकता है डेसिबल तो आप पक्का जानते हो, डेसिबल कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं जानते हो, डेसिबल आप जानते हो। लेकिन आप एक चीज नहीं जानते होंगे, शायद ना जानते हो, वॉट। लेकिन ऐसा नहीं कि वॉट नहीं जानते, आप वॉट भी जानते ही हैं। आप कैसे जानते हैं वॉट? तो डेसिबल हम अपने संदर्भ में महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि भाई डेसिबल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो उसे तकलीफ होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, उसे शायद आप रिलेट कर पाए। तो एक समान डेसिबल अगर मिल जाए हमें, यहां से मिल सकता है, जिसको नॉइज लेवल हम कहते हैं। देख पा रहे हैं? तो हम शोरगुल को, नॉइज को मापने के लिए इसी डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे हो और हवा चल रही हो, हवा चलने के चलते पेड़ के पत्ते जो हैं वो, उसमें रस्टलिंग हो रही हो, उसमें गति हो रही हो, या आप फुसफुसा के बात कर रहे हो दो दोस्त, या बहुत ही मध्यम आवाज़ पे कोई म्यूज़िक चल रही हो, तो 30 डेसिबल, 30 डेसिबल। लेकिन कई बार होता है कि घर में काम वाम चल रहा है, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय जो होम इन्वायरमेंट में 40 डेसिबल का नॉइज़ होता है। लेकिन अगर हम बातचीत कर रहे हो ड्राइंग रूम में बैठ के और साथ में टीवी देख रहे हो, है ना, तो 60 डेसिबल की आवाज़ पर आप पहुंच जाएंगे, जो सामान्य ही माना जाता है। ऑफिस या कार के अंदर जो आवाज़ सुनाई देती है, ऑफिस में जो बहुत सारी क्रियाकलाप हो रही है, कार में आप चल रहे हैं, रोड की घर्षण की आवाज़, तो 70 डेसिबल तक। कई बार आप क्या करते हैं कि घर में वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं या मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं, तो वो 75 तक पहुंच जाता है। और यहाँ से 75 के बाद से जो है ना, 80 ऑनवर्ड्स अब हार्मफुल वाली सिचुएशन में आ जाती है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हैवी ट्रैफिक में खड़े हैं, तो 80 से लेकर 90 तक, है ना। मेट्रो ट्रेन आ रही है एकदम, तो 90 से 95 तक। कई बार होता है कि कोई बहुत बड़ी मोटरसाइकिल, जो स्पीड रेसर मोटरसाइकिल होती है, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, वो निकल गई, या बूम बॉक्स जिसको वूफर कहते हैं, वो लगा के कोई गाना बजा रहा है, तो 100 डेसिबल, है ना। स्कूल के अंदर या स्टेज पे जो प्रोग्राम चलता है वो 105, और ऐसे करते करते आगे तक बनता है ना। और अगर हम पुलिस के सायरन वायरन की बात करें तो वो लगभग 140 डेसिबल तक है। तो डेसिबल क्या है कि ये ध्वनि की प्रबलता है, और डेसिबल हमारे सुनने की क्षमता पे भी निर्भर करेगा। अब क्या है ना, हम सब अगर सामान्य स्तर पे सुनते हैं तो पता चलेगा कि
100 डेसिबल तक आते आते हम थोड़े अनकंफर्टेबल होने लगे। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी डेसिबल मीटर होते हैं और वो बता देते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है आपके लिए, राइट? ठीक है। लेकिन मान लो किसी को कम ही सुनाई देता हो, कान से सुनाई ही कम देता हो, तो उसके लिए डेसिबल का क्या ही मतलब है ना? और दूसरा एक और मामला है जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है तो इंडिया में जो डेसिबल लिमिट है वो क्या है ना? इंडिया में जो डेसिबल लिमिट है हम उसकी बात करेंगे। जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की इस आर्टिकल से निकाल सकते हैं और उस बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। या ये भी है हमारा एक, इससे भी काम चल जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैं काट के निकालता हूं, दैट इज बेटर। तो डेसिबल का ये हिसाब किताब है। नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले साइलेंट जोन, हॉस्पिटल वगैरह को साइलेंट जोन कहते हैं। तो हॉस्पिटल के आसपास दिन के समय 50 डेसिबल तक को साइलेंट जोन माना जाएगा, 40 की रात के समय इसकी मान होनी चाहिए। रेजिडेंशियल इलाके, जिस इलाके में हम रहते हैं कॉलोनीज में, उसमें दिन में 55 तक और रात में 45 तक को सामान्य माना जाएगा। इसलिए आप पाएंगे कि रेजिडेंशियल इलाके में एक समय के बाद डीजे बजाने की अनुमति नहीं होती और डीजे को भी बूम बॉक्स के थ्रू नहीं बजा सकते, हालांकि अनुपालन थोड़ा कम ही होता है। कमर्शियल जो एरिया है जहाँ पे ऑफिसेस हैं वहाँ पे 65 दिन में, 55 रात में। इंडस्ट्रियल में ये 75 से ऊपर को हम मानते हैं कि गड़बड़ है। तो पहले तो आप साइड में, इसमें मत लिखिएगा, इसको तो हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको तो हम अलग से पढ़ रहे हैं, इसको कहीं साइड में जरूर लिख लें आप कि इंडिया में जो परमिसिबल लिमिट है उसकी कहानी क्या है। लिखिए, तो इस लिस्ट को जरूर लिख लीजिए और एक आइडिया रहना चाहिए, बहुत बेसिक बातें हैं।
ओके, अब आइए वापस से हम उस बिंदु पे आते हैं, है ना, जिस बिंदु पे हमें बात करनी है। तो डेसिबल का मतलब ये होता है कि डेसिबल यानी कि प्रबलता कितनी है, कितना प्रबल ध्वनि है। ज़्यादा प्रबलता होगी तो तकलीफ होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि डेसिबल जो है हमारी अपनी सुनने की क्षमता पे भी निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सुनने की क्षमता कमज़ोर होती चली जाती है। रीज़न ये है कि हम धीरे धीरे हमारी जो कान की सेंसिटिविटी है वो कम हो गई। कारण है कि आप व्यक्ति को देखें, अगर वो व्यक्ति बहुत देर तक किसी ईयरफोन को लगा के और लगातार रहे तो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, है ना। तो लिखिए एक और पॉइंट इसमें लिखिए, आइए इस पॉइंट पे आइए। तो पहले हम ध्वनि की प्रबलता के बारे में देखेंगे। तो लिखिए ध्वनि की प्रबलता हमारी सुनने की क्षमता पर भी, ध्वनि की प्रबलता हमारी सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। हमारी सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। हमारी सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करता है ना। दूसरा पॉइंट, यह ध्वनि की तीव्रता से भी प्रभावित होता है। यह ध्वनि की तीव्रता से भी प्रभावित होता है। यह ध्वनि की तीव्रता से भी प्रभावित होता है ना। तो लाउडनेस ध्वनि की स्रोत से तो है ना। तो स्रोत से जो चीजें पैदा हो रही है वो तीव्रता है। अब तीव्रता पे आएंगे। तीव्रता का मामला है वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना पावर जनरेट हुआ। वॉट तो पावर है। और जब भी हम स्पीकर खरीदते हैं, आपको याद होगा, स्पीकर की जो क्षमता होती है वो वॉट में मापी जाती है। जैसे आपके क्लासरूम में जो स्पीकर्स लगे हैं वो वॉटेज है उसकी। क्लासरूम में जो स्पीकर लगाई जाती है उसमें एक खास ख्याल रखा जाता है कि इतने स्पीकर्स लगें कि क्लास के हर एक एरिया तक ध्वनि पहुंचे एक खास तीव्रता से, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, और लाउडनेस आपके सुनने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। कई बार जो लोग ईयरफोन लगा के लगातार गाने सुनते हैं उनकी कान की संवेदनशीलता कम हो जाती है और फिर उनको सामान्य ध्वनि में चीज़ें स्पष्ट नहीं सुनाई देती। और ऐसे भी ध्वनि की लाउडनेस तो सब्जेक्टिव है। जैसे मेरी बात करें तो मुझे कभी भी किसी भी सूरत में बहुत तीव्र आवाज़ पसंद नहीं है। आई नेवर प्रेफर टू गो द प्लेसेस विच प्ले वेरी लाउड म्यूजिक। मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में, ऐसे पब्स, क्लब्स में जाना पसंद नहीं है जहाँ पे म्यूज़िक बहुत तीव्र हो। बड़ा ही ये लगता है, आप कह सकते हैं कि ये ओल्ड एज या जनरेशन गैप है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के माहौल को एंजॉय करते होंगे। तो उम्र का भी होता है प्रभाव, है ना, लेकिन शुरू से नहीं रहा। गांव में पला बड़ा व्यक्ति तो शांति और साइलेंस का आदी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ के आदी हैं उनको अगर कम साउंड में रहो तो बोलेगा बढ़ाओ, जरा साउंड बढ़ाओ। कई बार आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी में इतना तेज साउंड बजाते हैं कि गाड़ी के बाहर तक सुनाई दे रही होती। और वो गाड़ी अगर आपके कॉलोनी से गुजरे तो आपके कांच की खिड़कियां भी उससे थिरकने लगती हैं, क्योंकि तीव्रता बहुत ज़्यादा है। स्पीकर बहुत खतरनाक लगाया है, राइट। तो लिखिए तीव्रता के बारे में। यह ध्वनि तरंगों के द्वारा पैदा की गई, यह ध्वनि तरंगों के द्वारा पैदा की गई शक्ति पर निर्भर करता है। यह ध्वनि तरंगों के द्वारा पैदा की गई शक्ति पर निर्भर करता है।
शक्ति पर निर्भर करता है, या ध्वनि तरंगों के द्वारा पैदा की गई शक्ति पर निर्भर करता है। फिर लिखिए, स्पीकर की क्षमता, जो विद्युत स्पीकर होते हैं ना, तो स्पीकर की क्षमता इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्पीकर की क्षमता इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बस इतनी बात है। तो ध्वनि तरंग जब सोर्स से पैदा होगा, सोर्स के स्तर पे देखा जाए कि सोर्स के स्तर पे क्या मामला है, तो ये है कि भाई स्पीकर की क्षमता इससे प्रभावित होगी, हम उसकी बात करेंगे, राइट। तो एक बार आप इस बात को समझें, और कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और तकलीफ नहीं है तो फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। तो बस 2-3 पॉइंट है, उसी के ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में। दैट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव क्या कहते हैं इसको? डॉपलर प्रभाव। लाउडनेस का मतलब हो गया हमें कितना सुनाई देता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्पीकर ने कितनी ध्वनि पैदा की। तो स्पीकर ने जितनी ध्वनि पैदा की वो इंटेंसिटी है, वो ध्वनि की तीव्रता है। और हमें कितना सुनाई दिया, ये जो है हमारी अपनी खुद की लाउडनेस की परिकल्पना है कि हम कितना सुन पाते हैं, दैट इज लाउडनेस, है ना। हम कितना सुन पाते हैं वो लाउडनेस है, राइट। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा हमेशा कि ध्वनि कितना पैदा किया गया, तो ध्वनि जितना पैदा की गई वो जो स्थिति है वो हमारा तीव्रता है, इंटेंसिटी है। स्पीकर ने कितना ध्वनि पैदा किया, लेकिन आपको कितना सुनाई दिया, अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या है? वो हमारा लाउडनेस है। अब आगे चलते हैं। और आगे हम लिखेंगे डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर के बारे में आपने बचपन में पढ़ रखा है और लिखा है, आपने लिखा भी है 10th क्लास में, तो बिना लिखे इसके काम ही नहीं चलता है। तो जब भी ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच में सापेक्षिक गति होगी, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने इस बारे में समझा कि ध्वनि की आवृत्ति कभी बदल नहीं सकती। यह बात भी सत्य है कि ध्वनि की आवृत्ति कभी बदल नहीं सकती, लेकिन फिर भी कहा गया
कि अगर श्रोता और स्रोत के बीच में सापेक्षिक गति हो, एक दूसरे के वनिस्पत वो मूव कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कब देखा था हमने? तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया था जिसमें कहा गया था कि एक स्टेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन अप्रोच कर रही है, एक ट्रेन आ रही है। तो एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रेन अप्रोच कर रही है और उस दौरान व्यक्ति को ट्रेन की सीटी बदलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि ट्रेन की सीटी की आवाज में कुछ बदलाव हो रहा है। जब ट्रेन दूर होता है तो सीटी मोटी सुनाई देती है, जब ट्रेन की नज़दीकी उस व्यक्ति के करीब होती है तो सीटी पतली सुनाई देती है ना? तो एक पॉइंट लिखिए पहले, फिर मैं समझाऊंगा इसको दूसरे तरीके से भी। और लिखें, लिखिए, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होता है, ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होता है, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। मैं फिर से बोल देता हूं, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है ना? फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए, जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर बढ़ता है, जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर बढ़ता है, तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर बढ़ता है, तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और जब दूर जाता है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है सीटी बजाती हुई, तो सीटी की आवाज जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको बदलती हुई प्रतीत होगी। दूर रहेगा तो सीटी मोटी सुनाई देगी, यानी कि उसका पिच लो होगा,
और जब नज़दीक आएगी तो उस सीटी की आवाज़ तीक्ष्ण हो जाएगी, पतली हो जाएगी, उसका पिच बढ़ जाएगा क्योंकि आवृत्ति बढ़ गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन पे सवार होकर सीटी बजा रहा है और ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, उसके लिए तो सीटी की आवाज़ वही है। तो वस्तुतः ऐसा हुआ कि डॉपलर एक प्रभाव है। यह वस्तुतः ऐसा नहीं होता। यह प्रभाव तब पैदा होता है जब सापेक्षिक गति होती है। तो लिखिए, यह एक प्रभाव है, यह एक प्रभाव है जो यह एक प्रभाव है जो यह एक प्रभाव है जो स्रोत और श्रोता के बीच, यह एक प्रभाव है जो स्रोत और श्रोता के बीच यह एक प्रभाव है जो स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति के कारण प्रकट होता है। सापेक्षिक गति के कारण प्रकट होता है। वस्तुतः ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, वस्तुतः ध्वनि स्रोत की आवृत्ति सामान्य स्तर पर नहीं बदलती है। सामान्य स्तर पर नहीं बदलती है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति सामान्य स्तर पर नहीं बदलती है, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है उसके लिए तो ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो उसके लिए ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज नथिंग बट एन इंपैक्ट, इट्स एन इफेक्ट। लेकिन इफेक्ट बड़ी काम की है। सापेक्षिक गति के कारण ये बदलाव तो होते हैं। गति सापेक्षिक होगी तभी बदलाव होगा। तो ध्यान दीजिए, अब दूसरी कंडीशन समझिए। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे है, एक व्यक्ति ट्रेन में है, दो लोग हैं। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, आप ट्रेन में बैठे हैं। ड्राइवर ने सीटी बजाई, मेरे लिए उस ट्रेन की सीटी की आवाज बदलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन आप चूंकि ट्रेन पे है तो आपके लिए प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए सापेक्षिक गति का मान कुछ भी नहीं है ना। अब क्या है कि जैसे जैसे वो ट्रेन मेरे नजदीक आएगी उसकी आवृत्ति का मान बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर आवृत्ति के बढ़ते हुए मान को हम पढ़ ले, समझ लें, तो आवृत्ति के बढ़ते हुए मान के हिसाब से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस ट्रेन की गति क्या है। उस ट्रेन की गति क्या है यह हम आवृत्ति के बढ़ते हुए मान के कैलकुलेशन से लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ट्रेन तेजी से हमारी तरफ आ रही है, सापेक्षिक गति है, दूरी कम हो रही है, आवृत्ति का मान बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आवृत्ति किस हिसाब से बढ़ा उसकी कैलकुलेशन हम अगर फिजिक्स और डॉपलर प्रभाव से कर ले तो ट्रेन की गति निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखिए, और पॉइंट है डॉपलर प्रभाव के उपयोग। डॉपलर प्रभाव के उपयोग, राइट। तो कहां कहां डॉपलर प्रभाव के उपयोग होंगे, हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो पहला लिखिए, रडार एवं सोनार प्रणाली में, है ना। तो याद कीजिए आप, ये जो रडार और सोनार प्रणाली थी ना, जिसको लेके हमने चर्चाएं की थी, ये वाली, ये पनडुब्बी में जो लगा हुआ है वो सोनार प्रणाली है। तो पनडुब्बी ने तरंग छोड़ी और फिर ये वापस आया, और अगर पनडुब्बी आगे की तरफ बढ़ रही है तो सापेक्षिक गति है, जिसके चलते आने वाली तरंगों में आवृत्ति का मान बढ़ेगा, और आवृत्ति का मान जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से हम पता लगा लेंगे कि दूरी कितनी है, स्पीड कितनी है। तो लिख सकते हैं, पहला रडार एवं सोनार प्रणाली में। दूसरा स्पीड गन और स्पीड कैमरा में, जो ट्रैफिक पुलिस यूज करती है, आपको याद होगा। स्पीड गन
और स्पीड कैमरा में, स्पीड गन और स्पीड कैमरा में, स्पीड गन और स्पीड कैमरा में। तो द स्पीड गन एंड स्पीड कैमरा, राइट। अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राम में मैं लिखता हूं अल्ट्रासोनोग्राफी और इको कार्डियोग्राम में। तो अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि इसको यूएसजी भी कहते हैं, लोग सामान्य भाषा में कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराना है, राइट। अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राम में, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। जैसे कि रडार है, और रडार से वायुयान दिल्ली की तरफ आ रहा है या दिल्ली से दूर जा रहा है यह भी पता लगेगा, और साथ साथ यह भी पता चलेगा कि वो किस स्पीड से आ रहा है और किस स्पीड से जा रहा है। इसके लिए हमें पायलट से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी स्पीड क्या है, क्योंकि हम रडार से माइक्रोवेव छोड़ेंगे, माइक्रोवेव रडार के अंदर से निकलेगा, वायुयान से टकराकर लौटेगा। हमने मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि ये रडार है और ये एक वायुयान है, ये एक वायुयान है ना, दिस इज एयरक्राफ्ट, राइट। तो रडार से हमने तरंगे छोड़ी, जो यहां से मान लीजिए हमने तरंगे छोड़ी रडार से, इसकी आवृत्ति, इसका जो एन का वैल्यू है वो 10 है, 10 हर्ज है मान लो। लेकिन टकराने के बाद जो मिला, रडार को वापस मिला, उसमें एन की वैल्यू 8 हर्ज आई। तो बताइए आवृत्ति कम हुआ या ज्यादा? कम हुआ। और आवृत्ति अगर कम हुआ इसका मतलब कि वो वायुयान दूर जा रहा है, वो वायुयान दूर जा रहा है, क्योंकि नजदीक आता तो आवृत्ति बढ़ती, दूर जाएगा तो आवृत्ति घटेगी। और जिस दर से आवृत्ति घट रही है उस दर से हम यह भी निकाल पाएंगे कि आवृत्ति के आधार पर कि उसकी जाने की स्पीड क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाली तरंग की जो आवृत्ति का मान 15 होता, तो 10 आवृत्ति की छोड़ी थी और टकरा के आ रहा है वो 15, तो 10 15 में बदला मतलब बढ़ा, और बढ़ा तो मतलब कि दिल्ली के करीब आ रहा है, रडार के करीब आ रहा है। और करीब आ रहा है तो जिस हिसाब से आवृत्ति में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से हम ये भी निकाल लेंगे कि उसकी गति क्या है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, डॉपलर प्रभाव ध्वनि के साथ साथ अन्य सभी जगह पे लागू होते हैं। तो लिखिए डॉपलर प्रभाव ध्वनि के, डॉपलर प्रभाव ध्वनि के साथ साथ डॉपलर प्रभाव ध्वनि के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी लागू होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी लागू होता है ना। और फिर लिखिए एक और पॉइंट, जब कोई प्रकाश स्रोत, जब कोई प्रकाश स्रोत, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम, जब कोई प्रकाश स्रोत दूर जाता है, जब कोई प्रकाश स्रोत दूर जाता है तब प्रकाश की आवृत्ति कम प्रतीत होती है, प्रकाश की आवृत्ति कम प्रतीत होती है।
और प्रकाश लाल क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाता है, लाल क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाता है, लाल क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाता है। और इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। फुल स्टॉप। तारों में रेड शिफ्ट, तारों, ये तारा है, तारों में रेड शिफ्ट, तारों में रेड शिफ्ट ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है, ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है। ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है। तारों में रेड शिफ्ट ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है। ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है। अब देखिए ध्यान से, हम सब जानते हैं ना विब्जियोर, थोड़ा देखिए आप दिमाग लगाइए, तो विब्जियोर की बात करते हैं और हम सब जानते हैं कि जो आर का लैम्डा का मान है वो है अधिक और आवृत्ति का मान है कम, और इधर आएंगे तो लैम्डा का मान है कम और आवृत्ति का मान है अधिक। हम सब इस बात को जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, और अगर ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, इफ आर स्टार इज, आई मीन आर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, it simply means that distance between two stars are increasing, right? And if distance between two stars are increasing, that means each and every star around us is moving away from us, right? यानी हमारे आसपास जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं। एक तो सूर्य है, सूर्य के साथ तो हम बंधे हुए हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष, सोलर सिस्टम के सापेक्ष और जितने भी स्टार्स हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस एट वेरी हाई स्पीड। तो हम हो गए श्रोता या हम हो गए दर्शक, और सापेक्षिक गति स्टार की हो गई दूर जाने की। और जब भी कोई भी वस्तु दूर जाएगी तो उसके द्वारा पैदा की गई आवाज या उसके द्वारा पैदा किए गए प्रकाश की आवृत्ति का मान कम होगा, और आवृत्ति का मान कम होगा तो वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? ये कम आवृत्ति की तरफ शिफ्ट करेगा, तो लाल की तरफ शिफ्ट करेगा, उसकी प्रकाश में लालीपन ज्यादा होगी। हालांकि उसको देखने के लिए हमें अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्पेक्ट्रोस्कोप और मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आप, ये स्टार लगातार दूर जा रहा है, और लगातार जब दूर जा रहा है तो स्टार की जो लाइट हम तक पहुंचती है उसमें हम पाते हैं कि n का मान घटा हुआ मिलता है, और n का मान जब घटेगा तो ऑटोमेटिकली वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लाल होगा, क्योंकि n का मान घटने का मतलब लाल है। तो पहली बात कि आवृत्ति बदलती नहीं है सामान्य दशा में, ये एक प्रभाव है जो इस कारण से पैदा होता है। तो इसको आप चित्र को कैसे बनाएंगे देखिए और बना लीजिए।
ओके, तो मैंने कहा कि अगर हम पृथ्वी पर हैं और हम इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, तो ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव का एक सबूत है, और सबूत है रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स। क्योंकि प्रकाश का स्रोत स्टार्स होते हैं, स्टार्स जब दूर जाएंगे तो आने वाली प्रकाश की आवृत्ति कम होगी, और कम आवृत्ति का मतलब कि लाल प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस तारे के अंदर लाल प्रकाश की मात्रा का मान ज़्यादा होगा। इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो रेड शिफ्ट ऑफ स्टार्स ब्रह्मांड के निरंतर फैलाव को दर्शाता है, यही बात कहनी थी, है ना। अब आइए, एक और टॉपिक है प्रकाश की ध्वनि का परावर्तन, है ना। तो ध्वनि का परावर्तन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ध्वनि का परावर्तन, है ना। तो लिखिए आप ध्वनि का परावर्तन, जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था वैसे ही, तो यहां भी देखेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो अगर आपने ध्वनि के तरंगों को भेजा तो इंसिडेंस साउंड है ये, तो आई एंगल बनाएगा, और वापस जाएगा तो आर एंगल बनाएगा। तो किसी सतह से जब परावर्तित होगी तो यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर की परिकल्पना को ये भी यूज कर लेगा, है ना। तो एक डायग्राम के रूप में बना लीजिए और फिर लिख लीजिए। और लिखें स्पीड गन जो होती है वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में एक डॉपलर प्रभाव पर आधारित छोटा रडार होता है। उस रडार से बाइक की और कार की गति को निकालकर चालान करते हैं, वो उसी को स्पीड गन कहते हैं, डॉपलर प्रभाव पे चलता है। लिखिए ध्वनि का परावर्तन, और लिखें ध्वनि का परावर्तन के सामान्य नियम का पालन करता है, परावर्तन के सामान्य नियम का पालन करता है। जिस कोण से ध्वनि की किरणें सतह से टकराती हैं, जिस कोण से ध्वनि की किरणें सतह से टकराती हैं
उसी कोण से वह वापस आती है, उसी कोण से वह वापस आती है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और बात समझिए आप, ये भी परावर्तन है। और अगर ध्वनि के परावर्तन के बाद अगर आपको वो ध्वनि दोबारा सुनाई दे दे तो उसको एको कहेंगे। एको का मतलब क्या होता है? ये टॉपिक है एको, और उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। तो अगर आपने एक ताली मारी तो उस क्लैप की आवाज सतह से टकराई और वापस आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो होगा। तो यहां पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो होगा ही होगा। लेकिन एक और यहां पे विज्ञान का पहलू लागू होता है, और वो ये है कि आपके इस सतह और आपके बीच में दूरी जो होनी चाहिए वो 16.6 मीटर से अधिक की होनी चाहिए। ये दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर से अधिक की। तो मिनिमम डिस्टेंस ये होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, इस व्यक्ति के कान से लेके और इस सतह के डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम 16.6 मीटर। मैक्सिमम जितना हो कोई दिक्कत नहीं। कभी पहाड़ों पे हम जाते हैं, खुले मैदान के क्षेत्र में जाते हैं, सामने कोई दीवार हो, सामने कोई पहाड़ हो, और जोर से अगर आपने आवाज निकाली, अगर आपने काफी जोर से वॉइस क्रिएट किया कोई, तो आप पाएंगे कि वो आपका जो वॉइस है वो वापस आपको सुनाई देगा, है ना। और वही प्रतिध्वनि है। लेकिन प्रतिध्वनि को सुनने के लिए यू नीड टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ 16.6 मीटर मिनिमम। रीजन ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन वो किसी भी संकेत को 0.1 सेकेंड के अंतराल पर रजिस्टर करता है। यानी एक संकेत ब्रेन को मिला तो उसके 0.1 सेकेंड के बाद दूसरा संकेत मिले। जैसे आपने एक सुई चुभोया, चुभन हुआ, दूसरा सुई चुभोया, चुभन हुआ। दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए कम से कम 0.1 सेकेंड। अगर दो सुई को चुभा दिया और उसके बीच के चुभने का अंतर 0.1 सेकेंड यानी कि सेकेंड के 10वें हिस्से से कम हो, तो दूसरा चुभन पहले चुभन के साथ मर्ज कर जाएगा, आपको दूसरे चुभन की एहसास नहीं होगी। सेम ध्वनि के साथ भी है। अगर आपने क्लैप किया तो क्लैप की आवाज आपने निकाली, वो आवाज आपको सुनाई दिया, और प्रतिध्वनि भी सुनाई देगी, लेकिन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अब यह अंतर कैसे पैदा होगा? तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 332 मीटर, तो 0.1 सेकेंड में कितना मीटर? 33.2 मीटर। तो अगर 16.6 मीटर रहेगा तभी तो 16.6 मीटर जाएगा और आएगा। तो जाने में भी लगा, आने में भी लगा, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी मिलेगी? 33.2, और 1 सेकेंड के 10वें हिस्से का अंतराल पैदा हो जाएगा। तो लिखिए, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। लिखिए, प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए, प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए प्रतिध्वनि के सुनाई देने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि, ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल, न्यूनतम समय अंतराल, न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। 0.1 सेकेंड का होना चाहिए।
और ऐसा तभी होगा जब ध्वनि परावर्तक सतह न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। अब कैसे होगा मैथमेटिकली आपको इस बात को समझना है, मैंने समझाया। जब ध्वनि परावर्तक सतह न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, है ना। इसके पीछे रीजन यह है कि अगर आप 16.6 मीटर की दूरी को मेंटेन रखेंगे तो ध्वनि के जाने और आने में टोटल दूरी कितनी तय होगी? 33.2 मीटर, जो 332 मीटर पर सेकंड का 10वां हिस्सा है। 332 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में जाता है, तो 33.2 मीटर 0.1 सेकंड में जाएगा। और हमारी ब्रेन की अपनी क्षमता है कि हमारा ब्रेन किसी ध्वनि या किसी प्रकाश या किसी भी संकेत को 0.1 0.1 सेकंड के अंतराल पे ही समझ पाता है। तो नोट करके लिखिए, एक पॉइंट नोट करके लिखिए। और लिखिए, मानव मस्तिष्क किसी ध्वनि, प्रकाश या अन्य संकेतों को मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक बनाए रखता है। मस्तिष्क में 0.1 सेकंड तक बनाए रखता है। 0.1 सेकंड तक बनाए रखता है। दूसरे शब्दों में मानव मस्तिष्क दो समान संकेतों को समान मतलब सेम संकेतों को 0.1 सेकंड के अंतराल पर 0.1 सेकंड के अंतराल पर समझ पाता है ना। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन है, बहुत समझदारी से इसको समझना है। तो एको रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो छोटे कमरे में भी होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आपको सुनाई दे उसको एको कहेंगे। जो रिफ्लेक्शन स्पष्ट सुनाई दे, दैट रिफ्लेक्शन इज एको। और एको आपको सुनाई दे, इसके लिए जरूरी है कि आप दीवार से, सतह से 16.6 मीटर की दूरी पे खड़े हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एको सेम प्रिंसिपल है, बट यह है कि सुनाई वापस दे दिया तो इको, प्रतिध्वनि, नहीं दिया तो रिफ्लेक्शन। एक और घटना घटती है जिसको गूंज कहते हैं। गूंज का मतलब होता है कि बड़ा सा हॉल हो और बड़े से हॉल में खूब ऊंची छत हो और दीवारें हों, जैसे सिनेमा घर, और वहां पे अगर कोई ध्वनि पैदा हो रहा है तो ध्वनि अलग अलग सतहों से टकराएगी
और टकराकर इस व्यक्ति तक पहुंचेगी। इस व्यक्ति तक पहुंचने में अलग अलग समय पे पहुंचेगा और इस व्यक्ति को वो गूंज की तरह सुनाई देगा। इस व्यक्ति को बहुत क्लैरिटी से आवाज सुनाई नहीं देगी। कई बार आप देखते हैं ना, कई बार पुराने गुंबद नुमा, अगर आप ऐतिहासिक इमारतों में चले जाएं और वहां खड़ा होकर बोले तो गूंज होता है। दैट इज कॉल्ड रेबरबरेशन, गूंज, अनुरणन। तो अनुरणन कहते हैं। अनुरणन क्या होता है कि बड़े हॉल में, काफी बड़ा सा हॉल हो, उस बड़े हॉल में आप बोलते हो तो अलग अलग परावर्तक सतहों से टकराकर ध्वनि एक दूसरे से में मर्ज कर जाती है, गुथ जाती है और फिर वो गूंज की तरह सुनाई देती है, जो हमारे श्रवण क्षमता को प्रभावित कर देता है। तो लिख सकते हैं रेबरबरेशन। टॉपिक का नाम है रेबरबरेशन, अनुरणन। अनुरणन, तो दैट इज रेबरबरेशन या अनुरणन। और लिखिए जब ध्वनि तरंगे एक से अधिक सतहों से टकराकर कई प्रतिध्वनियों का निर्माण करती हैं, कई प्रतिध्वनियों का निर्माण करती हैं, कई प्रतिध्वनियों का निर्माण करती हैं, तो उसे अनुरणन कहते हैं। यह सुनने में बाधा पैदा करता है। यह सुनने में बाधा पैदा करता है। यह सुनने में बाधा पैदा करता है। यह बात ध्यान रखनी है कि सुनने में क्या होगा, इससे बाधा पैदा होगी। राइट। अब क्या है कि अनुरणन को कम करना है हमें। वी नीड टू डू समथिंग टू मिनिमाइज द गूंज, अनुरणन। तो हम क्या करते हैं, हम दीवारों पर कपड़े चिपका देते हैं, फोम लगा देते हैं, पर्दे टांग देते हैं, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब ध्वनि की अवशोषक सतह है। अगर आप कभी सिनेमा घर में जाएं तो बड़ा सा एरिया है, या ऑडिटोरियम में जाएं जहाँ पे सभागार जिसको कहते हैं, तो पाएंगे कपड़े का, लकड़ी का, फोम का, कारपेट का, कालीन का खूब इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, ध्वनि की परावर्तन होगी और उससे अनुरणन और गूंज पैदा होगी, सुनने में बाधा होगी। जैसे अभी मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं तो स्टूडियो के पूरे कमरे के अंदर कारपेट की तरह बिछा भी हुआ है और दीवारों पे भी वही है, तभी आपको आवाज़ एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही है। मेरी वॉइस जो है बहुत क्लियर आ रही होगी। कभी आएंगे तो दिखाऊंगा आपको, है ना। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि शायद आपको सूचना मिल गई होगी, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आया, हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे थे, और जो सूचना आप तक आती है उसका एक कॉपी मेरे पास भी आ जाता है, और उसमें यही बात कही गई है कि सुरक्षा कारणों से जो क्लासेस बंद थी, अब वो अगले 7 से 8 दिनों में
शुरू हो जाएंगी। तो 7 से 8 दिनों में ये क्लासेस शुरू होंगी और आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा और फिर हम पूर्ववर्ती तरीके से अपनी क्लासेस का संचालन उसी ऑफलाइन तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। तो आप लोगों को ये सूचना मिल गई है और ये क्लास अभी 4-5 दिनों तक ऐसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। लेकिन जब आपकी ऑफलाइन क्लास की शुरुआत होगी उसके 2 दिन पहले हम छुट्टी भी करेंगे, है ना। मैंने आपको शेड्यूल दे दे के और उसके बाद 2 दिन के गैप के बाद हम शुरुआत कर देंगे। उसके पीछे रीजन है कि कई सिस्टम को यहाँ से वहाँ और एक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए 1 दिन 2 दिन का समय इनको चाहिए। मिल जाएंगी, डोंट वरी। मैंने बता दिया तो आपको मिल भी जाएंगी। कारण है कि ऑलरेडी एक एक करके ये मैसेज जा रहा होगा, डोंट वरी, आपको मिल जाएंगी। हाँ, आप लोग की ऑफलाइन की टाइम क्या थी? आप लोग की ऑफलाइन की टाइम क्या थी? अस्मिता कह रही है कि उब गए हैं। हम भी उब गए हैं भाई, देख के नहीं लगता उबा हुआ लगता हूं मैं, है ना। ऑनलाइन क्लास तभी ठीक है जब वो पूरी ऑनलाइन से शुरू ऑनलाइन पे खत्म हो जाए, है ना। एक बार जब 2 व्यक्तियों के बीच में मानवीय संबंध जब बन जाते हैं, चाहे स्टूडेंट और टीचर के हो और टीचर स्टूडेंट का हो, तो इस मानवीय संबंध को वापस से उस डिजिटल फॉर्मेट में रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो यही सोचता हूं कि कहां मैं सुबह सुबह उठ के आता था और हंसमुख चेहरों को देखते हुए पढ़ाता था, और कहां आज मैं जब आता हूं तो एक काला सा कैमरा मेरी तरफ देखता रहता अपनी एक आंखों से और फिर उसको देख देख के पढ़ाना पड़ता है। अब कैमरे की दिक्कत यह है कि न तो वो मुस्कुराता है, न उसके ऊपर कोई भाव भंगिमा है, बस वो एक टक अपने लेंस से देखते रहता है। तो वही कहानी है। चलिए कोई नहीं, जो क्लासेस की शेड्यूल होंगी, क्योंकि एक एक करके क्लासरूम ओपन होगा तो अभी हमें सारी क्लासेस को एक ही क्लासरूम में एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम आगे पीछे होगा और इतना साथ दिया आप लोगों ने तो आगे भी देंगे, और यकीन मानिए हम तो है ही साथ आपके, है ना। लिखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए पहले। इसे कम करने के लिए सिनेमा घरों और ऑडिटोरियम में, इसे कम करने के लिए सिनेमा घरों और ऑडिटोरियम में ध्वनि अवशोषक सतह का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अवशोषक सतह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही ध्वनि अवशोषक सतह लगा देंगे तो अनुरणन की क्रिया हो जाएगी कम, और जब वो क्रिया कम होगी तो चीजें सामान्य तौर पे चलेंगी। तो इसीलिए आप पाएंगे कि थिएटर में, स्टूडियो में, सभागार में, ऑडिटोरियम में ऐसी व्यवस्था की जाती है। आपका क्लासरूम भी बहुत बड़ा है, आपको पता ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि क्लासरूम में ऐसी कोई सतह नहीं है। तो फिर क्लासरूम में अनुरणन क्यों नहीं होता है? होता है, वहां भी होता है। जब क्लास खाली होती है तो आवाज गूंजती है, लेकिन वही है ना कि क्लास कभी खाली छोड़ते ही नहीं आप लोग इतने डिसिप्लिन हैं कि आप हर क्लास में आके बैठ जाते हैं, और मानव शरीर भी जो है ना वो भी ध्वनि का अवशोषक ही है। तो जब क्लास खचाखच भरी हो तो परावर्तन नहीं होता, वहां भी आवाज और मेरी वॉइस जो है वो क्रिस्टल क्लियर ही आती है ना। तो चलिए इसी तरीके से हमारी जो ये टॉपिक है जिसका नाम है ध्वनि, वो कंप्लीट हुआ, और अगली टॉपिक की शुरुआत हम कल करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। तो कल विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। और अच्छी खबर देते हुए मैं जा रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि दिसंबर फर्स्ट वीक हम लगातार लगे हुए थे, क्लास तो ले ही रहे थे, क्लास लेने के बाद उसके पहले इन सब मुद्दों पे भी कार्य कर रहे थे, और जिसके कारण यही हुआ है कि हम सारे मानकों को पूरा कर पाए हैं और अब इसमें समस्या के अंत तक पहुंच गए। एक फॉर्मेलिटी और उसकी परमानेंट डीसीलिंग बाकी है, राइट। तो थैंक्स अ लॉट।
आप सब बड़े ही सहिष्णु हैं, बड़े ही टॉलरेंट हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और साथ दे रहे हैं, और ये व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि हम भी इस बात को यकीनन याद रखेंगे और आउट ऑफ द वे जाके जो भी करना पड़ सकता है करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।